हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया वो एससीपी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि एससीपी स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप से बना हुआ होता है और उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रभावी कणों की संख्या होती है वो होती है कितनी होती है 3 + 3 6 है ना, 6 वो होती है ना। और उसके बाद में हमने कुछ और भी चीज़ें जैसे जालक जो नियतांक होता है लेटिस कांस्टेंट है उसके बारे में बात की। और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो हम लोग ये डिस्कस करने वाले थे कि इसके सी और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सी और ए के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब जो सी और ए क्या था वो हमने काफ़ी सारी बातें की थी और ये बताया था कि देखो सी और ए यहाँ पर क्या है। जैसे ये वाला जो है, ये वाला जो लेंथ है, 1 सेकेंड, ये जो लेंथ है ये ए है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, ए है, ए, ये ए है ना। और इसके अलावा ये जैसे ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये सब क्या है ए ए ए ए। इस तरीके से ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये एंगल जो है ये 60 था, ये भी 60 था, ये भी 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये जो है कि नीचे वाला पोर्शन है वो उठा के रख दिया हमने। नीचे वाला रख लो या ऊपर वाला रख लो एक ही बात है। जैसे ये जो नीचे वाला है ये इसको हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और ये जो बीच वाले जो 3 एटम है ये इनको रेड कलर से बनाऊं तो ये पीछे की तरफ दिख रहे हैं। मतलब ये जो नीचे वाले लेयर के एटम है ये तो ये ग्रीन वाले एटम दिख रहे हैं और जो पीछे वाले ये जो 3 एटम है ये रेड कलर में पीछे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आ रहे हैं इसके ऊपर, है ना। क्लियर है? तो जैसे ये वाला जो एटम है ना, जैसे इसमें देखना ये वाला जो एटम है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में शो हो रहा है। मतलब ये जब टच करेगा तो ये वाला एटम इनके बीच में आएगा। ये इसमें देखो तो ये जैसे इन एटम्स के ये बीच में आ रहा है, ये नीचे पीछे की तरफ है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि ये ऊपर आ रहा है इसके। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? तो देखो मैं सी और ए में रिलेशन सेटअप करता हूँ कैसे। मैं ये ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल जैसे ओ ले लो, इसको ए ले लो, ये बी ले लो, ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, अपना पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। 4th पॉइंट होगा शायद ये, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए व सी के मध्य संबंध। देखो हमने जो बनाया है वो ऐसे बनाया है। हमने जो बनाया है ये था, है ना, ये 60 डिग्री का था। ये ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। मैं ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी जो यहाँ पे दिख रहा था ओ ए बी, ये ट्राइंगल निकाल के बाहर लेके आ रहा हूँ, इससे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो जो ओ ए बी ट्राइंगल है उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ अलग से। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ताकि अलग वे में। ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया। अभी क्यों बनाया अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। या थोड़ा सा इसको 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए बनाया है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में बनाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। बड़ा बनाने के लिए इसको भी थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये लो, ठीक है, ओ बी, ये ओ ए बी, ये ट्राइंगल बना दिया। अब देखो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों ए ए ए। अगर मैं इससे यहाँ पर ये ए पॉइंट है ना, अब यहाँ पे देखना वो जो ये यहाँ पे शो किया ये, इसमें जैसे क्या हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, है ना। इसके अंदर दिख रहा है ना। इसमें देखो जब ये वाली लेयर, बीच वाली लेयर इसके ऊपर आएगी तो ये वाला जो पार्टिकल है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा।
मतलब ये पार्टिकल भी इसको भी टच करेगा, ये पार्टिकल इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। तो इस पार्टिकल जब इसको टच करेगा तो दो पार्टिकल, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, तो जो नियरेस्ट पार्टिकल है ये इसका मतलब, तो जब पार्टिकल ये इसको टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना a है, तो ये पार्टिकल भी जब इसके ऊपर रखा जाता है तो ये इसको टच करता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहेगा a। तो ये जो पार्टिकल है इसको टच कर रहा है, मतलब जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो, थोड़ा सा शायद बेटर दिख जाए, ऐसा है, कहाँ से, इसमें नहीं दिखेगा ये इसी में देखो आप कि ये वाला पार्टिकल जो है इसको टच करेगा, तो जब पास में आएगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा a। ये ऊपर है, ये वाला पार्टिकल ऊपर है, इसको मैं वहाँ पे बना रहा हूँ, ये थोड़ा 3 डायमेंशनल है तो अलग तरीके से दिखेगा। तो वो जो पार्टिकल है वो ऊपर वाला वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये। तो ये इसकी a से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, a है। क्लियर है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से ये, क्योंकि ये पार्टिकल जब ऊपर वाली लेयर का है, ये नीचे वाली लेयर का है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में सेट होगा आके ये। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने किसके ऊपर, एक सेकेंड, इसको यहीं पर रहने दो, एक बार परपेंडिकुलर बाद में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आएगी कि ये जो ऊपर वाला लेयर का पार्टिकल है इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, a है। अब मैं काम करता हूँ, इससे परपेंडिकुलर, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, सही नहीं रह गया, थोड़ा सा ये लो, ये 90 डिग्री है। इससे इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे ये इतने का दिया, इससे ये परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने। अब क्योंकि ये वाला तो नीचे वाली लेयर में है, ये कुछ भी बनाएंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही आएगा, मतलब ये नीचे वाली सरफेस पे, ये जो बनाया है ये नीचे वाले पे है, ये यहाँ से ऊपर कुछ भी बनाएंगे तो परपेंडिकुलर ही आएगा। तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे टच कर रहा है इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने बना दिया। क्लियर है, इसका ये मिड पॉइंट नहीं है ये, हाँ ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें आगे का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। हाँ ये इसकी लेंथ है a, चलो इसकी लेंथ कितनी थी, a लेंथ है ये जो पॉइंट है इसको कुछ में o a b c कर दो, इसको ये हो गया C, और ये क्या हो गया, D पॉइंट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो पहले हम लोग AC के बारे में बात करते हैं, इस ट्राइंगल से AC के बारे में बात करते हैं कि AC कितना है। ये इस पॉइंट को भी मैं कुछ लिख देता हूँ, ये C हो गया, ये D कर देते हैं इसको, इस पॉइंट D तो हो गया, इसको E कर देते हैं, दिस पॉइंट इज E। आगे चले, चलो अब देखो ये इससे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये नीचे वाले प्लेन पे, ये ऊपर वाले प्लेन पे तो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। वैसे 2D में दिख नहीं रहा ठीक से, लेकिन ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये नीचे वाली लेयर पे ऊपर से परपेंडिकुलर लिखा, तो ये नीचे वाली लेयर पे ऐसे है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, ट्राइंगल EAD में, ट्राइंगल EAD में, इन ट्राइंगल EAD, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, AE स्क्वायर, AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। AE का स्क्वायर, AE तो है A स्क्वायर, तो ये है A स्क्वायर, AD और ED। अब जो ED है, ED क्या है देखना, इधर से देखना, ED है क्या, ED है कि ये जो वह पार्टिकल है ये नीचे परपेंडिकुलर डाला ये, तो ये डिस्टेंस है ED, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो है वो है ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके इस लेयर से बीच वाली लेयर की डिस्टेंस, तो पूरी ये जो डिस्टेंस है वो C है, तो बीच वाली लेयर तक जो डिस्टेंस है वो C/2 है, मतलब ये जो है ये डिस्टेंस है C/2, ये अरे ये पूरा डिस्टेंस C है, तो ये बीच वाली लेयर तक की डिस्टेंस जो है वो C/2 है, ये C/2 है ये, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से परपेंडिकुलर डाला तो यही तो है, तो बीच वाली जो है डिस्टेंस वो C/2 है। तो ये जो डिस्टेंस है ED वो है C/2, इसको AD का स्क्वायर कर देता हूँ प्लस C/2 कर देता हूँ, इसको C/2 का
होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। इसको अभी आगे काम में लेने वाले हैं हम लोग, है ना। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ से अगर मैं ज्योमेट्री से बात करूँ तो ये ए है, और हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से इधर लेके जाते हैं। एक सेकेंड, मैं दोबारा बताता हूँ। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था, 60 डिग्री का था। एक तरीके से आपने क्या किया, यहाँ से इसका बाई पार्ट कर दिया इसको, मतलब इससे बीच से इसको 2 टुकड़ों में बांटते हुए इसको यहाँ पे इक्वली 2 पार्ट कर दिए, और यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर लिख दिया। मतलब ये इक्वली 2 पार्ट होंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा, और ये जब परपेंडिकुलर होगा ये 30 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, तो ये ए है, ये 90 डिग्री इधर, तो ए कोस थीटा ए सी के बराबर आएगा। मतलब ट्राइंगल ए बी सी से बाय, कलर चेंज कर लूँ, बाय ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी से क्या आएगा, कोस थीटा निकालो, कोस 30, थीटा मतलब कोस 30, कोस 30, तो बेस अपॉन आधार अपॉन कर्ण, इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, आधार क्या है, इसके सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया ए सी, और हाइपोटेनस हो गया ये ए बी। ये cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो मुझे ए सी चाहिए होता है ना, इससे मुझे ए सी तो कैलकुलेट करना, तो ए सी क्या आ जाएगा, ए बी √3/2, और ए बी क्या है, ए बी है ए, स्मॉल ए, तो ए सी जो आया आपका वो आया √3/2, और ए बी का वैल्यू आ गया ए। ये मिल गया ए सी का वैल्यू, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ये ज्योमेट्री से कर रहा हूँ, सिंपल ज्योमेट्री से, जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना आपने ज्योमेट्रिकल, तो उससे बात कर रहे हैं। ए सी आ गया अपने पास में, मुझे कैलकुलेट करना है अभी ए डी, क्योंकि ए डी को यहाँ पे पुट करना है ना। तो देखो बेसिक जो आपने 9th 10th में जो मैथमेटिक्स पढ़ा, तो अगर वहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो वो इस तरीके से आता है। ये जो परपेंडिकुलर होता है, इस पे भी अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो एक बार देखना है इसको, मैं जो भी बना रहा हूँ, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा। यहाँ से भी अगर इसे भी अगर परपेंडिकुलर डालूँ, इसके भी 2 पार्ट करते हुए यहाँ से निकालूँ, और इसके भी 2 पार्ट करते हुए निकालूँ ये, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ होगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रेशो होता है वो 2:1 का होता है। मतलब ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, मतलब ये पूरी जो लेंथ है उसका 2 हिस्से इधर है, 1 हिस्सा इधर होता है। मतलब ये 2/3 होता है, पूरे के 3 हिस्से कर लो, ये होता है, इसके 2 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये होता है, तो 2/3 ये होता है, 1/3 ये होता है। तो 2:1 में होता है, 2:1 में विभाजित होती है ये, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो AD है, इसको मैं बात करता हूँ। तो अभी मैं इसको एक सेकेंड, अभी जो मैंने ये हटा देता हूँ इसको। तो AD जो है, AD ऐसे आएगा, AD जो है वो AC का 2/3 है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये AD जो है यहाँ से कट करने पे, यहाँ से अगर बात करूँ तो AD जो है पूरी लेंथ का 2/3 हिस्सा है। और वो कैसे, बेसिक ज्योमेट्री से। तो देखो बाय ज्योमेट्री, ज्यामिति से बाय ज्योमेट्री AD जो है वो क्या है, AC का 2/3 है। और AC क्या है, AC ये है, बाई इक्वेशन नंबर 2। तो इसको 3 करते हो तो बाई 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 AD इज इक्वल टू, AC को लिख दो ये, तो ये आ जाएगा 2/3 ऑफ √3/2 इंटू A। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, AD इज इक्वल टू A/√3 आ गया क्या, ये आ गया AD। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से 3, तो A/√3 बच गया। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 4। AD का वैल्यू आ गया, AD का वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। AD का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे,
तो 1 and 4 बाई 1 and 4 बाई 1 and 4, देखो a/√3, तो ये आ रहा है a² इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मतलब a/√3 का होल स्क्वायर प्लस वो था c/2 का होल स्क्वायर, यही था इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में, c/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये a², इसको इधर ले आता हूँ, ये होगा a² और √3 का 3 आ जाएगा, और ये हो गया c²/4, ये हो गया देखो 3a² माइनस a², एलसीएम 3 आ गया इसमें, ये हो गया c²/4, ये हो गया 2a²/3 इज इक्वल्स टू c²/4, या इसमें आ गया देखो c² इज इक्वल्स टू आ गया 8a²/3, तो c का जो वैल्यू आया वो आया √8/3a। ये जो रिलेशन है ना, ये बड़ा काम का रिलेशन है, आगे काफ़ी काम में आएगा। हम संकुलन जो गुणांक कैलकुलेट करेंगे ना, पैकिंग फ्रैक्शन, उसमें ये काफ़ी काम में आने वाला है ना। तो ये c और a में रिलेशन नहीं है, c इज इक्वल्स टू √8/3a, ये c का वैल्यू है। क्लियर? ये हम लोगों ने एक चीज़ और कैलकुलेट कर ली है, c का वैल्यू, तो ये वैल्यू और पता होगी अपने को। ये वहाँ पे नहीं कैलकुलेट करनी पड़ती थी पहले BCC FCC में, क्योंकि वहाँ पे तो c कुछ होता ही नहीं था, तीनों एजेस इक्वल हुआ करते थे, तो हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, ये आ गया अपने पास में c का वैल्यू। आगे चले, ये आ गया। अब देखो एक कोऑर्डिनेशन नंबर और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते थे उसको हिंदी में, क्या बोलते थे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को? कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते थे, मैं तो भूल गया, हिंदी में कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते थे क्या? एक सेकंड में देख के बताता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग बोलते थे, एक सेकंड, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं समन्वय संख्या। तो ये समन्वय संख्या, इसका डेफिनेशन तो वही जो पहले लिखा था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखना है जो BCC और FCC में जो डेफिनेशन लिखा था ना, सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? पोज करके डेफिनेशन लिखना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं साथ के साथ। तो वो जो डेफिनेशन लिखा था वही, जो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, सबसे निकटतम परमाणुओं की संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं। तो वो पूरी डेफिनेशन यहाँ पे छाप लेना, ठीक है? कर लोगे ना? अब देखो इसमें कितने परमाणु दूसरे परमाणु को टच कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एटम्स के बारे में अगर बात करें तो हम लोग किसी एक एटम के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी एटम्स के साथ में भी वैसा ही बिहेवियर होता है। हम एक एटम को पकड़ के बात करते हैं। तो देखो एक एटम के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें देखना, जैसे आप इस एटम के बारे में बात करो, कौन सा, इस एटम के बारे में बात कर लेता हूं कि ये जो ये दिख रहा है ना पर्पल कलर का, ये वाला, इस एटम को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? इसको जितने टच करेंगे बाकी के साथ में भी पूरी स्ट्रक्चर में वैसा बिहेवियर होगा। तो देखा इस पार्टिकल को कौन कौन टच कर रहा है, देखना, एक तो ये 2 3 4 5 6 पार्टिकल तो ये है ना। 3 रेड वाले पार्टिकल जो जस्ट नीचे है ना वो भी टच करेंगे। तो 6 पार्टिकल तो ये, 3 ये रेड वाले, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 9। ऐसे ही हमने ये बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है AB ऐसा होता है, मतलब B यहाँ पर है तो B ऊपर भी आएगा, तो 3 पार्टिकल इसके ऊपर भी रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 6 पार्टिकल रहते हैं। तो ये जो जैसे 3 पार्टिकल नीचे वैसे 3 पार्टिकल ऊपर और होते हैं, मतलब जैसे 3 पार्टिकल नीचे ये सेम यहाँ पे पोर्शन यहाँ पे भी रहता है। तो जैसे 3 पार्टिकल नीचे 3 पार्टिकल ऊपर, तो इसको 6 तो ये 3 ये नीचे वाले और 3 ऊपर वाले, तो टोटल 3 + 6 + 3
कितने हो गए? 12 पार्टिकल। तो टोटल 12 पार्टिकल टच करते हैं इसको। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिख लेना, वो डेफिनेशन जो आपने लिखी थी ना उसके बाद में लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो HCP संरचना में इन दी HCP स्ट्रक्चर HCP संरचना में प्रत्येक परमाणु को 12 परमाणु स्पर्श करते हैं, 12 परमाणु स्पर्श करते हैं। अतः इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। 12। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। इन दी HCP स्ट्रक्चर one atom touches 12 atoms. So its coordination number is 12। 12 को टच कर रहा है ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं आयतन, वॉल्यूम, यूनिट सेल का। जो कोष्टिका है ना, वो जो पूरा कोष्टिका है, ये सेल है, यूनिट सेल है, उसका हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयतन। आयतन किसका? वो हमने जो बनाया है ना ये, इसका, इस सेल का आयतन, इस यूनिट सेल का, इस एक कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको V से लिख दूं? ठीक है, ये V से। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करें। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। देखो वॉल्यूम V कितना होगा? स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट करें? देखो ये है, इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें? वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। इस एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं। ऊंचाई तो कितनी है इसकी? C है ना हाइट। इस C से अगर इस एरिया को, आधार का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ बेस, इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो इस आधार का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, है ना, बेस का एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो आयतन ऐसे होगा। आयतन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ऊंचाई इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये है हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, हाइट तो है C, हाइट कितनी? C। आधार का क्षेत्रफल, बेस का जो एरिया होगा वो कितना है? तो देखो बेस जो है वो क्या है, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। एक सेकेंड, बेस है क्या, इस चीज को समझना। बेस है ये पूरा बेस है। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 छोटे छोटे हिस्से। एक हिस्से का एरिया कैलकुलेट करके 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल एरिया आ जाएगा। अरे ठीक है ना। तो मैं मतलब जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ। एक सेकेंड, एरिया कैलकुलेट करना है ना बेस का, तो इस चीज़ को देखना। आधार का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल, बेस, ये बेस है अपना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस
6 इंटू AOB इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूँ और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे का आ जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, यहाँ से हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे C बना था, ये तो A तो इसके, ये पॉइंट है C, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, पहले भी लिखा था ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो इसकी हाइट पता चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 ट्राइंगल का, AOB ट्राइंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार तो इसका AB लिख लो, इंटू इसकी ऊंचाई ट्राइंगल की OC, ठीक है, अरे OC है, चलो ये आएगा 6 का 3 इंटू AB कितना A इंटू OC इसकी लंबाई OC पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, OC कितना आया था देखो, OC कहीं ना कहीं तो कैलकुलेट किया होगा, ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये, मतलब अभी जो परपेंडिकुलर डाला है मैंने यही तो है, O से आप इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल लो या इससे परपेंडिकुलर डालो, एक ही बात है, अरे तीनों A तीनों ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डालो या इससे इस पर परपेंडिकुलर डालो, किसी से किसी पे भी अभिलंब डालो, अभिलंब की लंबाई बराबर होगी, तो जो OC जो आएगा वो OC AC की बराबर ही है, ठीक है ना, तो OC ले लो या AC ले लो, एक ही बात है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लेके आप OC भी ले लो या AC ले लो, एक ही बात है, तो मैं इस पॉइंट को कुछ और लिख देता हूँ, OC नहीं लिख के इसको कुछ और लिख देता हूँ, इसको OF लिख देता हूँ, ताकि आपने जो पहले लिखा उसके साथ में कंफ्यूजन ना हो, तो OC FC ये बराबर ही होगा, तो OC कितना OF किसके बराबर होगा, वहाँ पे AC जो लिखा था उसके बराबर ही आएगा, तो ये AC के बराबर आएगा, और AC कितना आया था वो, एक सेकेंड, मैंने AC कितना था, √3a/2 ये था √3a/2, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, इसका एरिया आ गया 3√3a²/2, ये आ गया इसका बेस का एरिया आ गया, और बेस का जो एरिया है वो मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो वॉल्यूम आएगा, आयतन, तो वॉल्यूम देखो, आयतन अतः V = ऊंचाई तो आ गया था यहाँ पे, हाइट जो आया था, हाइट तो आया C, और एरिया जो आया ये आया, तो हाइट तो आया C इंटू 3 इंटू √3a²/2, तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखे तो ये आएगा 3√3/2a²C, ये आ गया अपने पास में वॉल्यूम। C का वैल्यू A के टर्म्स में रख दूं तो मेरे पास में V का और भी वैल्यू आ जाएगा, A के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, सिंस C = क्या होता है, √8/3a होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो देखो ये आ जाएगा 3√3a²/2, और C का वैल्यू ये रख दो √8/3a, तो ये आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a², और √8 क्या होता है 2√2a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a³ और √2, तो 3√2a³, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू मिला अपने को फाइनली जाके 3√2a³, ये वॉल्यूम आया है अपने पास में, क्लियर है, ये आया है फाइनल आंसर। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, ये ठीक है आंसर जो भी आया है। अब हमारा इसमें बात बची है पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, संकुलन गुणांक के बारे में या संकुलन दक्षता, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके, चलो ठीक है।